हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम बात करेंगे सीएफटी में स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। तो लिखना शुरू करें। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। ये बात तो हमने सीएफटी में कहा ही है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम को तो लिगेंड्स के कारण रिपल्शन लगता है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ सेंट्रल एटम एंड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज मॉडिफाई होती हैं, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मॉडिफाई हो गए तो फिर तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स विल बी एंटायरली चेंज, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आल्सो विल चेंज। तो लाइक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ऑक्टाहेड्रल अप्रोच का मतलब क्या है? 6 लिगेंड्स अप्रोच करने हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मैं ओरिएंटेशन एक बार समझा देता हूँ। वैसे तो 6 लिगेंड्स सिमेट्रिकली 90 डिग्री पर कैसे ऑपरेट करेंगे, जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि सेंट्रल एटम को आप क्यूब के किसी इमेजिनरी क्यूब के बॉडी सेंटर पे मान लो, तो फिर आप कह सकते हो कि 12 lobes of T2G are pointing towards the edge centers and 6 lobes of EG are pointing towards the face centers of the cube. उसके बाद 6 ligands अप्रोच करवाने हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सिमेट्रिकली हाउ दे विल कम फ्रॉम द फेस सेंटर्स फ्रॉम आउटसाइड दे विल कम फ्रॉम द फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब। तो चारों दीवारों के सेंटर की तरफ से बाहर से आएंगे और छत का सेंटर फर्श के सेंटर की तरफ से। मैं डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे इमेजिनेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम है M और मान लो ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली और ये वर्टिकल मेरी तरफ और आपके बैक साइड में इस बोर्ड के या इस स्क्रीन के जेड एक्सिस है। अब मैं वो ऐसे ही शो कर पाऊंगा। मान लो ये थोड़ा दूर शो करता हूं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया और ये जेड एक्सिस हो जाएगी। तो ये तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये ऑर्बिटल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और ईजी का ऑर्बिटल हो गया दूसरा जेड एक्सिस में। और वो रिंग है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये मान लो प्लस एक्स एक्सिस में प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये रिंग माइनस। ये तो ईजी के लोब्स हो गए। ऐसे T2G का DXY का लोब होगा। मैं बस ये दो दिखा देता हूं लाइक दैट। ये DXY के 2 लोब्स हैं। अब 6 लिगेंड्स कहां से अप्रोच करेंगे? दे विल अप्रोच लाइक दिस। चार तो ये हो गए, चारों दीवारों के सेंटर की तरफ से, ये छत के सेंटर की तरफ से और ये फर्श के सेंटर की तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 लिगेंड्स बहुत दूर हैं तो पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं सेंट्रल एटम के, उनकी एनर्जीज इक्वल हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो। बट जैसे जैसे लिगेंड्स पास आएंगे रिपल्शन विल बी फेस्ड बाय दीज ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स। तो बताओ डायरेक्ट रिपल्शन 0 डिग्री एंगल पर हु इज फेसिंग द रिपल्शंस? कौन? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर था एक्सिस के हिसाब से देखें तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर के लोब्स हैं। और ये वाला मैंने 2 ही लोब शो किए हैं बस, प्लस किसका? dxy के। सो लाइक दैट यू से। बाकी मैंने शो नहीं किए, मैं शो नहीं कर पाऊंगा 2D में। थोड़ा सा इमेजिन भी करें तो इसका मतलब लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द फेस सेंटर्स ऑफ द क्यूब, चारों दीवारों के सेंटर से और छत का सेंटर फर्श का सेंटर। हु इज फेसिंग मैक्सिमम रिपल्शन?
dx² y² एंड dz² एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, जबकि dxy dyz एंड dzx देख लो रिपल्शन कौन से एंगल से आ रहे हैं, 45 डिग्री पर। ये लिगेंड्स की अप्रोच है और यहाँ ये 45 डिग्री एंगल पर। तो नाउ इसका मतलब हु फेसेस मोर रिपल्शन, रिपल्शन तो दोनों पे लग रहा है, बट हु इज फेसिंग मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन इज फेस्ड बाई EG lobes and T2G फेस लेस रिपल्शन। तो लिखेंगे इस बात को ड्यू टू octahedral approach of ligands, EG lobes face direct repulsion at 0 degree angle, while lobes of T2G face less repulsion at an angle of 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली इसका मतलब एनर्जी तो दोनों की बढ़ेगी, बट किसकी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, EG की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, T2G की एनर्जी रिलेटिवली कम बढ़ेगी। इस बात को हम रिपल्शन अगर शो करना चाहें तो वी कैन डू लाइक दिस। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये वो 5 d ऑर्बिटल्स हैं जो कि डीजेनरेट हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी लिगेंड। तो 5 d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम in absence of n ligands। तो कोई लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो ये 5 d ऑर्बिटल्स थे, डीजनरेट थे। तो ऑल ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, डीजनरेट। अब क्या हुआ, पांचों की एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स। ये वो 5 degenerate d orbitals in spherically symmetric crystal field। सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड, ये क्या है, ये हमने अप्लाई किया है क्या, नहीं किया ही नहीं, ये तो एक इमेजिनरी है। मैं बताऊंगा अभी क्या है पॉइंट। और इसके रेस्पेक्ट में एक तरीके से ये EG के लोब्स हैं, ये T2G के लोब्स हैं, और दिस इज बारी सेंटर। बारी सेंटर और सेंटर ऑफ मास, बारी सेंटर का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। तो ये और इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस मैंने बोल दिया डेल्टा ओ। डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, एंड दिस EG लोब्स की जो एनर्जी है, EG ऑर्बिटल की एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द बारी सेंटर इज 0.6 डेल्टा ओ। मैं सब एक्सप्लेन करूंगा अभी। एंड दिस एनर्जी इज -0.4 डेल्टा ओ। ये 3 ऑर्बिटल्स थे T2G, ये EG की एनर्जी ज्यादा बढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू व्हेन 5 ऑर्बिटल्स नो लिगेंड्स वर अप्लाइड, उनके रेस्पेक्ट में तो दोनों ही ज्यादा हैं। सो दिस इज डेल्टा ओ, एंड डेल्टा ओ इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। कई बार ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग भी बोल देते हैं, which is measured in terms of the wavelength of the light absorbed at c upon lambda। या फिर इसे ऐसे भी बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG and T2G orbitals।
अब पूरी बात सुनो, देखो क्या बात कर रहे हैं हम। ये बात कर रहे हैं कि ये 5 ऑर्बिटल्स कौन से हैं। ये वो 5 ऑर्बिटल हैं जब कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, देयर इज नो लिगेंड अप्रोचिंग। तो पांचों डीजनरेट है, पांचों की एनर्जी बराबर है, मजे में है सब। बट आपने जब ऑक्टाहेड्रली लिगेंड्स ने अप्रोच किया, 6 लिगेंड्स जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तरीके से अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, तब वहां पर मालूम पड़ता है, अभी हमने समझा भी था, कि जो ईजी के लोब्स हैं, 6 लोब्स, दे फेस मैक्सिमम रिपल्शन एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा से बढ़ती है। बट T2G वाले कम रिपल्शन फेस करते हैं, तो दे फेस और दे गेट लेसर रिपल्शंस। तो उनकी ये स्प्लिटिंग है, दिस इज द एक्चुअल स्प्लिटिंग। एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। सो दिस इज एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो फिर ये क्या है बीच में? 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, क्या है ये वी हैव नॉट अप्लाइड, दिस इज इमेजिनरी, नॉट अप्लाइड। ये फील्ड तो जब है जब हम स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई करते, मतलब एक तरीके से पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर मात्रा से बढ़ जाती यदि एक्सटर्नल फील्ड लगाते फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। मान लो स्फीयर के अंदर ये ऑर्बिटल्स होते मान लो, और बाहर से स्फेरिकली, बाहर से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, तब पांचों की एनर्जी इक्वल अमाउंट से बढ़ती, विच वी हैव नॉट अप्लाइड, वी हैव नॉट अप्लाइड। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये हुआ, जो एक्चुअल लिगेंड फील्ड है उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड से अप्लाई करते, तो दिस वुड हैव बीन द एनर्जी ऑफ द ऑल 5 ऑर्बिटल्स, एंड करस्पॉन्डिंग दीज एनर्जी इज कॉल्ड बारीसेंटर। बारीसेंटर इज अ काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इसके रेस्पेक्ट में Eg की एनर्जी कितनी ज्यादा है और T2G की एनर्जी कितनी कम है। तो बारीसेंटर इज अ काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास। बारीसेंटर जैसे आप मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट अगर एक एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हों, देन द सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड बारी सेंटर। तो बारी सेंटर तो ऐसा हो गया ना, जैसे ये है बारी सेंटर, तो ऐसा हो गया जैसे मान लो ये कोई 2 स्फीयर्स हैं, एक छोटा है मान लो, एक बड़ा है, और मान लो सेंटर ऑफ मास इनका बड़े वाले के आसपास में होगा और ये रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक। So this is barycenter. Barycenter और center of mass। वापस आओ, मैं एक बार फिर समझाता हूं सभी स्टूडेंट्स को। ये डायग्राम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, जब कोई लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे, पांचों की एनर्जी इक्वल है, डीजनरेट हैं। अगर हम स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो पांचों की एनर्जी बराबर मात्रा से बढ़ती, बट वी हैव नॉट अप्लाइड। हमने बल्कि क्या अप्लाई किया है, हमने डायरेक्शनल फील्ड अप्लाई किया है। हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 लिगेंड्स को अप्रोच कराया है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, जिसकी वजह से Eg फेसेस मोर रिपल्शन, T2G फेसेस लेस रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्प्लिट इनटू द 2 सेट्स ऑफ एनर्जीज कॉल्ड Eg एंड T2G, और उनकी एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसका मतलब ये बारीसेंटर कहलाता है, एक तरीके से सेंटर ऑफ मास हो गया। इसके रेस्पेक्ट में Eg की एनर्जी 0.6 डेल्टा O है और T2G की एनर्जी इज -0.4 डेल्टा O। तो ये है एक्चुअल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल अप्रोच ऑफ द लिगेंड। अब मान लो सेंट्रल एटम में अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने लिगेंड्स को अप्रोच करवा दिया सेंट्रल एटम के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो गए। तो उनमें जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे अभी तक, तो वो कहीं भी बैठ जाते थे, पांचों में से कहीं भी ऑक्यूपाई कर लेंगे पोजीशन, बिकॉज ऑल आर इक्वलेंट, ऑल आर डीजनरेट, सेम एनर्जी। बट अब तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द वेरियस ऑर्बिटल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जीज। ऑब्वियसली T2G की एनर्जी Eg से कम है, तो इन प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। First they will fill first, second, third electron into T2G, and fourth electron may fill into T2G or may jump into Eg depending upon the pairing energy and delta O। लिखेंगे इस बात को, लिखने से पहले एक बार फिर समझ लो।
अब इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंट्रल एटम की। ऑब्वियसली कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, ऑफ बाउ रूल। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ उसके लिए आसान होगा, वहाँ फिल होगा जहाँ पर वो आसानी से रह सके, जिसमें कम खर्चा हो उसका एनर्जी का। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ऊपर जंप कर जाए, तो उसे जंप करना है तो उसे डेल्टा ओ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि वो T2G में यहीं पेयर अप हो जाए। तो फिर पेयरिंग एनर्जी इज ऑल्सो ए पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। तो इसका मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन T2G और विल जंप इन टू EG। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द डेल्टा ओ एंड पेयरिंग एनर्जी। लिखो इस बात को। अंडर अप्रोच ऑफ 6 ligands, electron of central atom get redistributed depending upon energy of T2G and EG. First 3 electrons are filled in T2G orbitals, one each, in accordance with the Hund's law या Hund's rule. तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन T2G। फोर्थ इलेक्ट्रॉन में पेयर अप इन T2G और may jump to EG depending upon the relative values of delta O, octahedral splitting and pairing energy. P कई बार इसे एवरेज पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपैरेटिव वैल्यूज ऑफ octahedral splitting delta O and pairing energy. तो यहां पर कह सकेंगे if delta O is greater than pairing energy, अगर delta O pairing energy से बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसके लिए EG में जंप करना मुश्किल है, तो वो वहीं पेयर अप हो जाएगा। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अप इन T2G। और यदि मान लो डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग मुश्किल काम है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग काफी कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से जंप करके कूद करके ऊपर पहुंच जाएगा। कहां? इन EG। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू EG ऑर्बिटल। तो T2G में पेयर अप भी हो सकता है, EG में भी जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी इज ऑल्सो वेरिएबल बट वी कंसिडर इट कांस्टेंट फॉर आवर एनालिसिस। टेकिंग P is not much variable, taking P as not much variable, P को कांस्टेंट मान लो, टेक कांस्टेंट। तो इसका मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दैट विल डिपेंड ऑन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन मेनली डिपेंड्स ऑन डेल्टा O। तो डेल्टा O फिर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? दैट वी हैव टू लर्न। तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को, किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी। हालांकि पेयरिंग एनर्जी P इज नॉट कांस्टेंट,
इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स कि भाई जेड इफेक्टिव कितना है, चार्ज कितना है उस पर, ऑलरेडी आजू बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जहाँ पेयरिंग हो रही है उसके आजू बाजू में, इन द गिवन सबशेल, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो इट इज़ नॉट कांस्टेंट बट नॉट मच वेरिएबल। हम इसे कांस्टेंट मान लेंगे अपने एनालिसिस के लिए। तो इसका मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो मेनली विल डिपेंड ऑन डेल्टा ओ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कम होगी ज़्यादा होगी, ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।